तो आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे किरदार को समझने जा रहे हैं जिनकी रणनीति और फैसलों ने, आप कह सकते हैं, देश की सियासत की दिशा ही बदल दी है। चलिए अमित शाह के सफर पर एक गहरी नज़र डालते हैं। आज की तारीख में अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के तौर पर देश के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? आइए इस पूरे सफर को समझते हैं। देखिए, हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है ना? तो इस राजनीतिक करियर की भी नींव बहुत गहरी है और इसकी शुरुआत हुई थी बिल्कुल जमीनी स्तर से। अमित शाह का राजनीतिक सफर किसी बड़े पद से नहीं बल्कि जमीनी स्तर से शुरू हुआ। सोचिए, मुंबई में जन्म, गुजरात में परवरिश और बहुत कम उम्र में ही आरएसएस की विचारधारा से जुड़ गए। उन्होंने राजनीति का कखरा सीखा बूथ मैनेजमेंट से, मतलब एक एक वोटर तक पहुंचने की कला, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही अहम रिश्ते ने उनके राजनीतिक करियर को एक नई उड़ान दी। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। गुजरात में बीजेपी संगठन में काम करते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की एक ऐसी जोड़ी बनी जिसने पहले राज्य और फिर देश की राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला। 2001 के बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अमित शाह सरकार का एक बहुत अहम चेहरा बनकर उभरे। अंदाजा लगाइए, सबसे कम उम्र के मंत्री थे, लेकिन उनके पास गृह और कानून जैसे एक दो नहीं बल्कि करीब एक दर्जन महत्वपूर्ण विभाग थे, और बस यहीं से वो गुजरात में एक बड़ा पावर सेंटर बन गए। लेकिन जैसा कहते हैं ना, सत्ता का सफर कभी भी सीधा सपाट नहीं होता। उनके करियर में भी एक ऐसा दौर आया जब उन पर बहुत गंभीर कानूनी और राजनीतिक संकट मंडरा रहे थे। गुजरात के गृह राज्य मंत्री रहते हुए उनका नाम कुछ बड़े विवादों में आया। नतीजा ये हुआ कि 2010 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और कुछ समय के लिए तो कोर्ट ने उन्हें गुजरात से बाहर रहने का आदेश तक दे दिया। ये उनके राजनीतिक करियर का, आप कह सकते हैं, सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन जब बाद में उन्हें इन मामलों में अदालत से क्लीन चिट मिली तो यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी। बीजेपी के अंदर इसे एक जबरदस्त राजनैतिक वापसी के तौर पर देखा गया। इससे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो मुश्किलों से लड़कर और ज्यादा मजबूत होकर लौटता है। तो गुजरात के बाद अब बारी थी दिल्ली की। यहां से अमित शाह ने राज्य की राजनीति से निकलकर नेशनल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें सबसे मुश्किल माने जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। यहां उन्होंने पारंपरिक रैलियों से हटकर बूथ लेवल पर डेटा को खंगाला, हर सीट के सामाजिक समीकरण को समझा और माइक्रो टारगेटिंग के जरिए एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने सारे के सारे समीकरण ही बदल दिए। बीजेपी ने यूपी में ऐतिहासिक जीत हासिल की और यहीं से केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता एकदम साफ हो गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा सदस्यता अभियान चलाया और इसी अभियान ने बीजेपी को 10 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक बना दिया। एक तरह से पार्टी को एक चुनावी मशीन में तब्दील कर दिया। अब आते हैं 2019 के बाद के दौर में। केंद्र में और बड़ी जीत के बाद अमित शाह ने गृह मंत्री का पद संभाला और फिर कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जो पार्टी की विचारधारा के बिल्कुल केंद्र में थे। इनमें से सबसे बड़ा फैसला था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। ये बीजेपी का दशकों पुराना वैचारिक वादा था जिसे अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने पूरा किया। इस एक फैसले ने देश की राजनीति और भूगोल दोनों को ही बदल कर रख दिया। इसके बाद आया नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। इस कानून का मकसद था पड़ोसी देशों से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना। एक तरफ समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक भूल सुधारने वाला कदम बताया तो दूसरी तरफ आलोचकों ने इसे भेदभावपूर्ण कहा। और इसी दौरान उनके कुछ बयानों पर काफी विवाद भी हुआ, जैसे अवैध अप्रवासियों के लिए दीमक जैसे शब्द का इस्तेमाल, जिसकी नागरिक समाज और विपक्षी दलों ने बहुत कड़ी आलोचना की। तो इन सब के बाद अमित शाह की राजनीतिक विरासत को आखिर कैसे देखा जाता है? यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हमारे सामने आते हैं। उनकी विरासत को दो बिल्कुल अलग चश्मों से देखा जाता है। एक तरफ है उनके समर्थक जो उन्हें आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहते हैं। उनका मानना है कि वो डेटा और संगठन के दम पर चुनाव जीतने की कला में माहिर हैं। वो उनके कड़े अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्त रुख की तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं उनके आलोचक।
वो उन पर बहुसंख्यकवादी राजनीति को बढ़ावा देने और हम बनाम वे की भाषा का इस्तेमाल करके समाज को बांटने का आरोप लगाते हैं। तो एक तरफ है सराहना, तो दूसरी तरफ है डर का आरोप। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ चुनावी जीत की अचूक बारीक रणनीति और दूसरी तरफ वैचारिक कठोरता। इन दोनों का जो ये मिला जुला असर है वो भारत के आने वाले कल को किस दिशा में ले जाएगा।